जी, सभी साथियों को नमस्कार। और मित्रों, जैसा कि आप सभी अवगत हैं, इन दिनों जनसुलभ पुस्तकालय की ओर से राजनीति कर्मी, विचारक, लेखक, संपादक किशन पटनायक जी पर एकाग्र का आयोजन किया जा रहा है। और आज इस एकाग्र की यह 12वीं कड़ी है। इसमें हमारे साथ लेखक, संपादक शिवदयाल जी जुड़े हुए हैं। मित्रों, आज की इस बातचीत में कुछ निजी बातें होंगी। वे निजी बातें जिनका अपना एक सामाजिक महत्व है। एक लेखक, संपादक दूसरे लेखक, संपादक से किस तरह की बातें करता है, राजनीति को लेकर, सामाजिक आंदोलनों को लेकर, इन सब पर किशन पटनायक और शिवदयाल जी के बीच कैसी बातचीत होती रही, इसकी चर्चा होगी। इन दोनों के बीच पत्राचार भी हुए हैं, तो ऐसे में एकाध एकाध पत्र का पाठ भी शिवदयाल जी करेंगे। और साथ में किशन पटनायक जी की पहली पुण्यतिथि के अवसर पर शिवदयाल जी ने वर्ष 2005 में उन पर एक आलेख लिखा था। आज वे उससे भी गुजरेंगे और इसके बहाने हम लोग उनकी दृष्टि में किशन पटनायक जी के महत्व को समझ सकेंगे। इसी तरह जयप्रकाश जी की शताब्दी के अवसर पर जन्म शताब्दी के अवसर पर किशन पटनायक जी ने उन्हें याद किया था, उन पर एक आलेख लिखा था। आज किशन पटनायक जी द्वारा जेपी पर लिखे उस आलेख का पाठ भी शिवदयाल जी करेंगे। और साथ ही शिवदयाल जी के संपादन में आई एक महत्वपूर्ण पुस्तक बिहार की विरासत में भी बतौर लेखक, बतौर विचारक किशन पटनायक जी का योगदान होता है। वे उस पुस्तक के लिए एक आलेख देते हैं। उसके भी कुछ एक अंशों को आज यहाँ पर रखा जाएगा। हम सभी जानते हैं कि उड़ीसा के बाद जिस प्रांत से काफी गहराई के साथ और कई स्तरों पर जुड़े रहे, वह प्रांत बिहार ही है। चाहे वह सामयिक वार्ता के प्रकाशन का संबंध हो या अन्य संबंध हो, किशन पटनायक जी पटना में और बिहार के अन्य हिस्सों में, चंपारण में, मुजफ्फरपुर में, कई जगहों पर तमाम गोष्ठियों में जाते रहे। उन सब की भी कुछ बातचीत होगी। हालांकि उनका कार्यक्षेत्र पूरा देश ही रहा, मगर उड़ीसा और उसके बाद बिहार का उनके जीवन में कुछ खास स्थान है। तो इन सब पर चर्चा होगी। तो आइए शिवदयाल जी को आमंत्रित करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि वे अपनी बात रखें। जी, स्वागत, अभिवादन। कृपया माइक को ऑन कर लें। जी नमस्कार अर्पण जी। जी, और आज मैं श्रद्धेय किशन जी की स्मृति को प्रणाम करता हूं, और अगर वाणी जी जुड़ी हैं तो उनको भी मेरा प्रणाम निवेदित है, और बाकी सब हमारे जो भी किशन जी के शुभचिंतक हैं, मित्र हैं, उन सबको मैं नमस्कार करता हूं। ये जो आपने किशन जी जैसे दुर्लभ विचारक और राजनीतिकर्मी नेता पर आपने जो ये पूरी एक श्रृंखला चलाई है, इसके लिए मैं सचमुच आपके प्रति आभार ही व्यक्त कर सकता हूं। क्योंकि जो आपाधापी बनी है पिछले कुछ दशकों में, तो कई बहुमूल्य चीजें, कई बहुमूल्य विचार,
कई बहुमूल्य व्यक्तित्व हमारी नजरों से ओझल हो रहे हैं, और आपने एक एक जो कोशिश की है उनको रिट्रीव करने की, ये बहुत स्तुत्य है। और किशन जी से हम लोगों का जो मेरा बहुत, मैं ये दावा नहीं कर सकता कि कोई बहुत निजी मेरा जुड़ाव रहा है, लेकिन जो भी रहा वो बहुत आत्मीय रहा है, और थोड़ा है लेकिन उसका आस्वाद ऐसा है कि वो जीवन भर बना रहेगा मन में। उसके उनकी जो स्मृति है, उनकी जो छवि है, वो वैसी की वैसी बनी है जैसी जैसे पहले 77 के समय उनको, 77 के बाद जो दूर से देखा करते थे उनको सामयिक वार्ता के कार्यालय में काम करते हुए। ज्यादातर मैंने उनको धोती कुर्ते में ही देखा। तो उस समय तो मेरी उम्र बहुत कम थी और मैं छात्र था। तब भी चूंकि संघर्ष वाहिनी से जुड़ा था तो उधर जाना होता था, वाहिनी कार्यालय में उधर ही था। तो वहां से जो उनके साथ उनका एक जो आकर्षण था वो जो बना, वो आज भी वैसा ही का वैसा ही है। और ये जो उनसे मेरा एक जो जुड़ाव, जो एक व्यक्तिगत जुड़ाव बना, वो 90 के दशक में ही हुआ, मुझे कहना चाहिए, क्योंकि मैं फिर बाहर भी रहा नौकरी में। 15 साल करीब मैं बाहर नौकरी रही और आना जाना लगा रहा, लेकिन फिर भी मैं 90 के दशक से उनसे ज़्यादा जुड़ पाया। और उसके बाद जब भी वो पटना आते थे तो उनसे मुलाकात होती थी। और मेरे घर भी एक बार आए थे वो, विनोदानंद प्रसाद सिंह के उनके घर उनका ठहरना होता था, और जो भी चर्चा बहस होती थी तो ज़्यादातर वहीं होती थी। कई आयोजनों में मेरे जैसे लोगों ने उनको सुना है, और वो उनकी वक्तृता का कोई जवाब नहीं था। और जो व्यक्तित्व और वक्तृता और जो उनकी जो वैचारिकी थी, इसका ऐसा सुमेल किसी एक व्यक्ति में मिलना बहुत ही दुर्लभ है। उनको हम लोग, सच पूछिए तो जो जयप्रकाश जी को मानने वाले लोग थे, जो युवा थे, मेरा ख्याल है कि जयप्रकाश जी के बाद संभवतः जो उनका आकर्षण था, वो सबसे सहज आकर्षण जयप्रकाश जी के बाद वो किशन जी के साथ ही था। और हम लोग, मुझे याद है कि जिस समय जेपी नहीं रहे थे, उनका निधन हो गया था, तो एक बात चली थी कि शायद उस समय किशन जी, जहाँ तक मुझे ध्यान आता है, शायद वो लोहिया विचार मंच में थे, वो सनसोपा को छोड़ चुके थे, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी को। तो ऐसा लगता था कि शायद वो संघर्ष वाहिनी, छात्र युवा संघर्ष वाहिनी के वो राष्ट्रीय संयोजक नायक बन जाएंगे। तो सेना नायक कहा जाता था, एक पारामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था वो। तो लेकिन उन्होंने इस अपील को माना नहीं। और उनका उनकी उनकी जो अपनी जो एक सोचने समझने का जो उनका अपना तरीका था, तो उसमें उनको शायद ये ठीक नहीं लगा। और चूंकि वो स्वाधीन चेतक तो थे ही, स्वतंत्र विचारक थे, और शायद ही वो अपनी जो वैचारिक स्थापनाएं हैं उनसे शायद ही वो कभी समझौता उन्होंने किया। हाँ, बदला जरूर होगा, लेकिन ये नहीं कि किसी प्रभाव में आकर उन्होंने शायद ही कभी अपना लाइन बदला। तो किशन जी से जो सबसे जो एक जो बात समझ में आती है कि किशन जी, किशन पटनायक, जिनको हम लोग इसके नाम से दुनिया उनको जानती है, वो एक दुबले पतले से व्यक्ति और साधारण से दिखने वाले व्यक्ति, उनमें कितनी असाधारण मतलब योग्यता थी, ये हम लोगों को विस्मित करती थी।
हम लोग जो युवा थे, और मैंने पहले ही कहा कि एक बड़ा एक दुर्धर्ष आकर्षण था उनका मन में। तो एक तो आपने जो भी बात की अर्पण जी ने, बिहार की विरासत पे, बिहार का विभाजन उस समय आसन्न था जब मैंने इस पे एक किताब की योजना बनाई थी। बिहार की विरासत और नव निर्माण की चुनौती, ये पूरा नाम था इस किताब का। और पहले मैंने खुद ही सोचा था कि इस पे काम करूंगा, लेकिन काम करने के दौरान ही मुझे एहसास हुआ कि इस पर ये किताब जो है एक संपादित रूप में आनी चाहिए। और जो पहला नाम मुझे सूझा था वो किशन जी का ही नाम था, क्योंकि किशन जी का बिहार के साथ जो जुड़ाव था, आप इससे अंदाजा लगाइए कि वो सामयिक वार्ता का प्रकाशन उन्होंने 1977 में पटना से ही शुरू किया था। और पटना ही बिहार ही उनकी, समझ लीजिए कि एक तरह से कर्मभूमि थी। और संगठन को खड़ा करने की बात हो, या अपना एक जो विचार की जो एक उसकी निर्मिति जो हुई समाजवादी विचार के विकास में, उन्होंने बिहार का जिस तरह से, बिहार की जो एक भूमिका रही है, यह भी बहुत देखने की बात है। क्योंकि उनके विचारों के निर्माण में और रणनीतियों के निर्माण में मेरा ख्याल है कि बिहार का उनका अनुभव, यहाँ काम करने का अनुभव, यहाँ के साथियों के साथ जो विचार विमर्श है, इसकी एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो बिहार के साथ जो उनका जुड़ाव था, बिहार के साथ जो उनका अनुभव था, और बिहार को लेकर उनके कुछ स्वप्न थे, तो इस कारण से जो बिहार की विरासत किताब की, उसके लिए पहला नाम उसके योगदानकर्ता के रूप में, लेखक के रूप में मुझे उन्हीं का सूझा था। और मुझे याद है कि मैंने उनको उस समय एक चिट्ठी लिखी थी, वो यहाँ नहीं थे, बाहर थे। तो उस चिट्ठी का जवाब भी आया था और वो बहुत प्रसन्न हुए थे। मैंने उनसे फ़ोन पर भी बात की थी। और मुझे ये बहुत अच्छा लगा था जानकर कि ऐसा लग रहा था कि जैसे वो ऐसी किसी पहल की उम्मीद में हों। तो ये बहुत सुखद मेरे लिए एक बात थी, और हम आगे बढ़े। वो पत्र मेरे कुछ हैं जो बहुमूल्य पत्र हैं, वो कहीं रखे हुए हैं, जो अभी तत्काल मुझे मिल नहीं सके। लेकिन मैंने जो उनको पत्र लिखा था, उसकी एक कॉपी मिली है, जिसमें मैंने उनसे अनुरोध किया था कि आप इस किताब के लिए कोई अपना एक लेख दीजिए। और क्या एक मैंने एक संकेत भी किया था कि दरअसल मैं उनसे क्या अपेक्षा कर रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि एक ये पत्र थोड़ा प्रकाश डालेगा उस समय पर जो बिहार की स्थिति थी। और बिहार उस समय विभाजन के दंश से अभी निकला ही था, निकला क्या था, उसी दंश में था। और बिहार विभाजन जो हुआ था, उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसका कहीं कोई विरोध नहीं हुआ था, बिहार के विभाजन का। कोई कायदे का, मेरा ख्याल है कि शायद जुलूस भी नहीं निकला हो पटना की सड़कों पर, जिसमें कोई किसी और विकल्प पर विचार किया गया हो। तो जैसे मान लिया गया था कि बिहार का विभाजन होना है, और ये बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि विभाजन हो जाना है। और साथ साथ बिहार को लेकर जो एक स्थिति थी कि नई आर्थिक नीति 1991 में आ चुकी है, और देश के जो दूसरे राज्य हैं वो इसका लाभ उठा रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं। और बिहार मालूम पड़ता है जैसे खुद अपना लहू चाट रहा है। वो दौर ऐसा था जिसमें भारी हिंसाचार था। वो निजी सेनाओं की तरफ से और ये संगठनों की तरफ से जो हिंसा होती थी, जो नरसंहार होते थे, बिहार की एक बहुत ही नकारात्मक छवि उस समय बन रही थी। और बिहार का जैसे जो गौरवशाली अतीत जिसकी छाया में जीने के हम आदी हैं आज तक है, तो वो जैसे अतीत की छाया ही हम पर से जैसे उठ गई हो।
एक ऐसी स्थिति आई थी। तो इस बैकड्रॉप में मैंने किशन जी से संवाद किया था और इसमें हो सकता है कि जो इसका फाइनल ड्राफ्ट हो वो कुछ सुधरा हुआ हो, लेकिन बात यही थी, वो मैं आपको आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। श्रद्धेय किशन जी, संभवतः 14 दिसंबर को आपसे टेलीफोन पर हुई बातचीत का स्मरण दिलाना चाहूंगा। आज के बिहार की वास्तविक स्थिति के आकलन और पड़ताल के लिहाज से एक पुस्तक के प्रकाशन की योजना बनी है। पुस्तक हिंदी में होगी, जिसमें विविध विषयों पर सुविज्ञ तथा अपने कार्यक्षेत्र में सुख्यात व्यक्तियों से आलेख आमंत्रित किए गए हैं। लेखकीय योगदान करने वालों में समाज विज्ञानी, अर्थशास्त्री, राजनीतिक लेखक, पत्रकार, प्राध्यापक तथा जनकर्मी शामिल हैं, जैसे डॉक्टर महेंद्र नारायण कर्ण, डॉक्टर हेतुकर झा, डॉक्टर डी के मिश्र, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद प्रियदर्शी और तथा अन्य कुछ लोगों के नाम है। पुस्तक की इस योजना के पीछे बिहार की वर्तमान स्थिति को चुनौती के रूप में स्वीकार करने वाले कुछ संघर्षशील साथियों की शक्ति व प्रेरणा है। कोशिश है कि पुस्तक बिहार की समग्र स्थिति पर चिंतन व विमर्श का माध्यम तो बने ही, इसकी बेहतरी के लिए सार्थक और प्रभावपूर्ण हस्तक्षेप के लिए भी प्रयुक्त हो सके। एक मायने में यह संभावनाओं की नए सिरे से तलाश का एक उद्यम है। आप प्रकारांतर से और बिहार से जुड़े रहे हैं। मुझे यह स्वीकार करने में जरा भी संकोच नहीं कि विचार के क्षेत्र में जेपी के बाद आपका ही नाम श्रद्धा के साथ लिया जाता रहा है। बिहार का वर्तमान आपको भी अवश्य ही उद्वेलित और पीड़ित करता होगा और स्वाभाविक तौर पर आप कई मौकों पर मंथन के दौर से भी गुजरे होंगे। अगर इस स्थापना को पीछे भी छोड़ दें कि भारतवर्ष का कम से कम 1000 वर्ष का इतिहास मगध यानी बिहार का इतिहास रहा है, तब भी स्वतंत्रता संघर्ष और स्वातंत्र्योत्तर भारत में विचार, व्यक्तित्व और क्रिया मास एक्शन के स्तर पर बिहार देश का नेतृत्व करता रहा है। कई मौकों पर उसने देश को दिशा दी है। पिछले 1.5-2 दशकों का बिहार इस कसौटी पर कहाँ ठहरता है? आखिर क्यों कर तमाम तरह के परिवर्तनकामी और प्रयोगशील आंदोलनों की अगुवाई करने वाला बिहार आज उपहास और लांछन का पात्र बनकर रह गया है? क्या बिहार ने नेतृत्व की पहल का अवसर हमेशा के लिए खो दिया है, या कि अब भी क्षितिज पर संभावना की कोई रेख सी दिखती है? नई सदी शुरू हो रही है, विश्वग्राम बनने की तैयारियां हैं। एक सर्वथा नए तरह के समाज, बल्कि मनुष्य गढ़ने की विश्वव्यापी प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। पश्चिम अब विकास के बाद विखंडन की बहस चला रहा है। भारत ने इस पूरी परिस्थिति को नियति के रूप में स्वीकार किया है। सबसे बड़ा लोकतंत्र सबसे बड़ा बाजार बनने को उत्सुक है। इस पृष्ठभूमि में बिहार आपके लिए कितनी आशा और कितनी निराशा जगाता है? विचार और नेतृत्व के स्तर पर बिहार में आपको क्या संभावनाएं नजर आती हैं? क्या बिहार में व्यक्तिमूलक राजनीतिक नेतृत्व का बोलबाला कायम रहेगा, या फिर या बिहार इस व्यक्ति मुखता से समूह मुखता की ओर कदम बढ़ाएगा? क्या लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया जातीय संकेंद्रण की प्रक्रिया का ही पर्याय बनी रहेगी? उस समय ध्रुवीकरण शब्द उतने प्रचलन में नहीं था, तो हम लोग संकेंद्रण जैसे शब्द का इस्तेमाल ज्यादा करते थे। या कि भविष्य में नेतृत्व वास्तव में बाजार तय करेगा? उपरोक्त पृष्ठभूमि में पुस्तक में
आपका योगदान सुनिश्चित करने के लिए हमने विषय चुना है बिहार, नेतृत्व की विरासत और भविष्य की आहट। आपसे अनुनयपूर्ण निवेदन है कि अपना सुविस्तृत आलेख हमें यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे। कहने की आवश्यकता नहीं कि आपका सहयोग हमारे लिए इस योजना के लिए अत्यंत महत्व का होगा। आप जनवरी के पहले हफ्ते मुजफ्फरपुर में रहेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपसे मिलूं। न मिल सकूं तो अवश्य ही कोई विवशता होगी। और इसमें मैंने ये भी लिखा है, एक लेख रक्षिता को आरक्षण सामयिक वार्ता के लिए भेजना चाहता हूँ। वागर्त में प्रकाशित कहानी भेज रहा हूँ। नया साल आपके, आपके परिवार एवं शुभाशयों के साथ साथ साथियों सहयोगियों के लिए भी अत्यंत शुभ एवं मंगलमय हो। सानंद होंगे। पत्रोत्तर की प्रतीक्षा रहेगी। यह पत्र मैंने उनको भेजा था। जवाब में जो उनका पत्र आया था तो उन्होंने स्वीकृति दी थी कि मैं लेख आपको भेजूंगा, और बाद में उनका लेख भी मिला और उस पे अशोक सिकसरिया जी ने उसको संपादित किया था और मैंने फिर उसकी टाइपिंग वगैरह की जो व्यवस्था होनी थी वो हुई। तो बिहार के साथ मैंने इसमें जिक्र किया है। मैं अपनी रचनाएं उनको भेजता था। और इससे पहले की बात है कि मेरा उपन्यास छपा था पहला, छिन पे पलछिन। तो मैंने किशन जी को पटना में भेंट किया था वह उपन्यास, और उस पर उनकी प्रतिक्रिया आई थी। उनका पत्र होगा मेरे पास, अभी मिल नहीं सका, नहीं तो मैं बहुत चाहता था कि उसको दिखाता या पढ़ता। मुझे याद है कि उसमें उन्होंने लिखा था कि उपन्यास उनको पसंद आया था बहुत, लेकिन उनको एक कमी खली थी कि उपन्यास लगा कि जैसे अचानक उसका समापन हो गया। तो वो चाहते थे कि उपन्यास अभी और जा सकता था और दूर तक। तो मैंने उनकी इस प्रतिक्रिया को सर माथे पर लिया। मेरा ख्याल है कि एक मुन्ना बैंड वाले उस्ताद कहानी मैंने उनको भेजी थी, और खबर कहानी जो कर्मयुग में छपी थी वह भी कहानी भेजी थी, उस पर भी उनकी प्रतिक्रिया मिली थी। तो ये बहुत सो कहते हैं कि कभी कभार का ये पत्राचार था उनके साथ। ऐसा कोई बहुत नियमित पत्राचार मैं उसको नहीं मान सकता, लेकिन हमारे बीच एक रिश्ता, एक अलग तरह का प्रगाढ़ रिश्ता हमारे बीच बना था। और हम जब भी मिलते थे तो प्रायः ऐसी बात करते थे जो राजनीति के अक्सर बाहर की भी चर्चा होती थी। मेरा ख्याल है कि उनका जो लेख बिहार की विरासत में मैंने लिया था, जो उन्होंने भेजा था उसके लिए, उसके कुछ अंश आपको पढ़कर सुनाता हूँ कि वो दरअसल बिहार के बारे में क्या सोचते थे। ये आज जानना बहुत जरूरी है कि एक ऐसे समय का ये दस्तावेज है जिस समय देश एक दूसरे रास्ते पर चल पड़ा था, और जो समाजवाद का जो ध्वज वाहक थे, जो और समाजवादियों में भी कई समाजवादी जो अपने अपने ढंग से समाजवाद लाना चाहते थे, और जो विचार के स्तर पे बहुत दूर तक जिनकी नजर गई, जिनकी कल्पना गई, उनमें सर्व प्रमुख मैं समझता हूँ कि किशन जी थे। तो किशन जी उस दौर को कैसे देख रहे थे और उसमें बिहार की भूमिका को कैसे देख रहे थे, उन बिहार से उनको किस तरह की अपेक्षाएं थी, आपको इस लेख में दिखाई देगा। और मैं कहीं कहीं से जो प्रासंगिक अंश हैं मैं कोशिश करूंगा कि उनको आप तक आपको सुनाऊं। बिहार की विरासत और वर्तमान नेतृत्व। अभी तक लिखे गए इतिहास के अनुसार बिहार लंबे समय तक भारतीय राष्ट्र के ऐतिहासिक अभ्युदय के केंद्र में रहा। क्रांतियों और विद्रोहों का उद्गम यहाँ से हुआ, जिनका लक्ष्य
मनुष्य समाज को उदार और मानव कल्याणकारी बनाना था। महावीर जैन तथा गौतम बुद्ध के सघन प्रचार का यह क्षेत्र रहा और बाद में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ राजा भी यहाँ से हुए। चंद्रगुप्त मौर्य से अशोक मौर्य तक का काल भारतीय इतिहास का एक ऐसा कीर्तिमान रहा जो हमेशा बिहार राज्य का आदर्श बना रहना चाहिए। संस्कृत साहित्य से उपलब्ध जानकारी के अनुसार चंद्रगुप्त शूद्र था। सम्राट अशोक उसका पोता था। 1992 में लालू प्रसाद यादव तथा उनके साथ शूद्र राजनीति के उत्थान ने चंद्रगुप्त की याद ताजा कर दी थी। कल्पना में चंद्रगुप्त उसी तरह कम उम्र और नाक नक्शे का दिखाई पड़ा। चंद्रगुप्त और लालू प्रसाद की तुलना आगे नहीं बढ़ पाती है। चंद्रगुप्त के दरबार में चाणक्य था, चापलूसों की जमात नहीं। चंद्रगुप्त महान योद्धा था जिसने अपना शेष जीवन जैन सन्यासी की तरह बिताया था। जैन साहित्य के अनुसार अशोक ने युद्ध से मुंह मोड़ लिया और बौद्ध होकर धम्म का संवाहक बना। यानी दो महान दार्शनिक आदर्शों को लोक जीवन में उतारने का काम इस वंश के राजाओं ने किया। भारत का सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण राजनेता कौटिल्य था। वह भारत का प्रथम राष्ट्र निर्माता था, राजा न होते हुए। मगध उसका विशेष क्षेत्र हो गया। विशाल मेधा वाला यह ब्राह्मण वशिष्ठ परंपरा का नहीं था। द्विज क्षत्रिय राजत्व को दृढ़ करने के लिए वशिष्ठ ने राम द्वारा शूद्र सन्यासी का सिरोच्छेद कराया था। उसी परंपरा के पंडितों ने शिवाजी के को राज्याभिषेक के लिए अयोग्य घोषित किया। कौटिल्य ने एक शूद्र को सम्राट बनाकर वर्ण व्यवस्था को कट्टर न होने देने के लिए अर्थशास्त्र की रचना की, ताकि कट्टर वर्ण व्यवस्था के चलते भारतीय नगर राज्य व्यवस्था कमजोर न हो जाए। चंद्रगुप्त कोई सामान्य सूझबूझ का आदमी नहीं था। अगर सामान्य सूझबूझ का होता तो एक बार स्थापित हो जाने के बाद संकीर्ण स्वार्थ से या चापलूसों की कुमंत्रणा में फंसकर उसने कौटिल्य को मरवा दिया होता या भगा दिया होता। फिर वह चंद्रगुप्त बिहार का निर्माता न होता। यह है विरासत की पहली कड़ी। विरासत एक प्रकार की स्मृति है। यह ध्यान देने वाली बात है। विरासत एक प्रकार की स्मृति है। यह स्मृति मानसिक और शारीरिक दोनों स्तरों पर होती है। यह खून में होती है और अवचेतन में होती है। उसी तरह काम करती है जैसे जीन। यह जरूरी नहीं है कि हमारे कार्यकलापों में हमारी विरासत की सारी संभावनाएं सक्रिय होती हों। किसी वंश की 2-3 पीढ़ियों में अगर प्रतिभा का असाधारण विकास हुआ तो बाद की पीढ़ियों में भाटा आ सकता है। जो भौगोलिक क्षेत्रों के जनसमूहों के विकास का कोई नियम अभी तक मानव शास्त्र द्वारा उन्मोचित नहीं हुआ है। आनुवंशिक नियम भी स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। इसलिए समूहों की विरासत की बात सिर्फ एक धारणा है, खोज के लिए एक अवधारणा है। यह सामूहिक पहचान बनाने का एक औजार है। क्षेत्रीय इतिहास के बारे में सचेतन होने पर उस इतिहास में सबकी भागीदारी का प्रतीक विरासत है। हालांकि विरासतों को सूत्रबद्ध करने का कोई शास्त्र या पद्धति नहीं है। विरासत सिर्फ गौरवमयी और सकारात्मक नहीं होती है। अगर सकारात्मक विरासत है तो नकारात्मक विरासत भी होनी चाहिए। विरासत सिर्फ प्रेरणादायक नहीं होनी चाहिए, नकारात्मक विरासत से चेतावनी भी मिलनी चाहिए। अपने इतिहास को संवेदनशील होकर देखने से दोनों तरह की संवेदनशील विरासतें दिखाई पड़ सकती हैं। अब इन्होंने किस तरह से विरासत को देखा और समझा है और स्पष्ट किया है, ये बड़ा महत्वपूर्ण अंश था इस लेख का। आगे ये इस लेख में चंपारण सत्याग्रह के बारे में है चर्चा कि गांधी जी ने जो भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया उसमें बिहार का चंपारण ही था और उसमें बिहार वासियों की शानदार भागीदारी रही।
स्वतंत्रता आंदोलन के नेतृत्व में बिहार का अच्छा खासा योगदान रहा, लेकिन यह योगदान स्वतंत्रोत्तर बिहार के नवनिर्माण में सहायक नहीं हुआ। यह बात पूरे भारत के लिए भी कही जा सकती है। चंपारण सत्याग्रह पराधीनता से मुक्ति के आंदोलन की ही एक घटना नहीं थी। असली किसानों के शोषण और कृषि में अन्याय के विरुद्ध भी इसका एक मतलब निकलना चाहिए था, जो कांग्रेस के नेतृत्व ने नहीं होने दिया। इसके लिए बड़े से बड़े कांग्रेस नेता दोषी हैं। नेहरू परिवार के पास फार्म हाउस कहां से आ गया और राजेंद्र प्रसाद के परिवार को चंपारण की जमीन कैसे मिल गई? बिहार के साम्यवादी आंदोलन में नेतृत्व हमेशा उच्च जाति का रहा और समाजवादी आंदोलन का भी नेतृत्व 1955 तक उच्च जातीय रहा। उच्च जाति के होने के बावजूद साम्यवादी और समाजवादी नेतृत्व को भूमि में न्याय दिलाने का आंदोलन करना पड़ा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में शोषण विरोधी संघर्ष का मुख्य मुद्दा भूस्वामियों से जुड़ा हुआ था। कहीं कोई खोट थी, क्योंकि साम्यवादी और समाजवादी राजनेता 60 के दशक से ही प्रभावशाली होने लगे और सत्ता में आते जाते रहे। न समाजवादियों ने, न साम्यवादियों ने, न सर्वोदय वालों ने बिहार में कभी भूमि की मिल्कियत में मौलिक परिवर्तन के लिए बड़ा आंदोलन किया। बड़े आंदोलन का मतलब है लंबे समय तक अभियान चलाना और बीच बीच में संघर्ष करना। ऐसा किसी भी नेतृत्व की ओर से नहीं हुआ। गैर हाजिर भूस्वामियों के सवाल को किसी ने उठाया भी नहीं। एक सरल और पाखंडी उत्तर है, हम जोतने वाले को जमीन की बात कहते रहे हैं। तो क्या उसमें गैर हाजिर भूस्वामी नहीं आते हैं? जी नहीं। तबीयत खराब है कहने से यह जानकारी नहीं बनती कि वह कैंसर है या कोढ़ हुआ है। मजदूरी बढ़ाने और बटाईदारों का हिस्सा बढ़ाने का आंदोलन निरंतरता के साथ कम्युनिस्टों ने किया है, समाजवादियों ने कुछ समय तक किया, लेकिन बड़े भूस्वामियों की और गैर हाजिर भूपतियों की समाप्ति के लिए कोई गंभीर आंदोलन नहीं हुआ है। चंपारण सत्याग्रह की विरासत को आगे नहीं बढ़ाया गया। जयप्रकाश नारायण भूमि सुधार के बारे में ज्यादा संवेदनशील थे, लेकिन सर्वोदय के अंदर जमीन की मिल्कियत और कृषि के ढांचे के संबंध में कोई स्थिर नीति नहीं थी। 1967 में बिहार में संविध सरकार बनने के बाद जेपी ने कई बार भूमि सुधार का सुझाव दिया था। 1974 में आंदोलन के समय उनके कुछ सहयोगियों ने मिल्कियत का सवाल उठाया और बोध गया में भूमि आंदोलन की शुरुआत हुई। बाद में जयप्रकाश नारायण के द्वारा संगठित छात्र युवा संघर्ष वाहिनी ने बोध गया भूमि आंदोलन को लंबे संघर्ष का रूप दिया और उसे सफल बनाया। मिल्कियत और भूमि के बंटवारे के सवाल के ऊपर इतना बड़ा और कामयाब भूमि आंदोलन बिहार में और किसी ने नहीं किया। चंपारण की परंपरा यहाँ आकर पुष्ट हुई, विरासत से एक आगे की कड़ी बनी, लेकिन इसकी भी कोई धारा नहीं बनी, एक क्षेत्र की एक घटना के रूप में सीमित हो गई। क्योंकि छात्र युवा संघर्ष वाहिनी ने कभी क्रांतिकारी राजनीति की दिशा में अपने को परिवर्तित नहीं किया। अगर करती भी तो क्या वह प्रभावशाली बन पाती? जनता दल, साम्यवादी तथा सर्वोदय समूहों में इस महत्वपूर्ण घटना को, बोध गया को, व्यापक राज्य स्तरीय रूप देने का कोई आग्रह नहीं था। इसलिए अकेले छात्र युवा संगठन क्या कर पाता? आज की स्थिति में भूमि संघर्ष की साम्यवादी विरासत को बिहार की मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी माले ने एक निरंतरता दे रखी है। इस समूह के क्रांतिकारी तेवर और चरित्र के बावजूद कोई बड़ा भूमि आंदोलन या किसान आंदोलन उसकी विचारधारा से निकलना संभव नहीं है। विरासत में ही त्रुटिपूर्ण विचार उन्हें मिला है। उस विचार में जो दो मौलिक त्रुटियां हैं, पहली यह कि समाज को बदलने के लिए या अर्थव्यवस्था को मौलिक रूप से बदलने के लिए किसानों की कोई मुख्य भूमिका नहीं हो सकती। यह काम सिर्फ पूंजीवादी व्यवस्था के संगठित क्षेत्र के मजदूर ही कर सकते हैं। उनकी तुलना में किसान या तो प्रतिगामी हैं या ज्यादा से ज्यादा एक सहयोगी भूमिका के योग्य हैं। दूसरी त्रुटि यह है कि कम्युनिस्टों की समाजवादी व्यवस्था में छोटे किसान का कोई स्थान नहीं है। वह या तो सरकारी फार्म का मैनेजर होगा या खेतिहर मजदूर होगा। फिर भी किसान का क्रांति के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वैचारिक त्रुटियों के बावजूद कम्युनिस्टों का जब क्रांतिकारी तेवर और चरित्र रहता है, तो वे किसानों के एक तबके को
संघर्षशील बना लेते हैं। बिहार में यह प्रयोग एक बंद गली तक आ पहुंचा है। विरासत की कमजोरियों को सुधारने का समय आ गया है। बिहार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का भी एक प्रयोग क्षेत्र रहा, खासकर इस समय इस राज्य की राजनीति में शूद्र नेतृत्व स्थापित करने के लिए। इसमें सफलता भी मिली। समाजवादी आंदोलन की एक धारा 1956 से लोहिया के नेतृत्व में चली और सारे देश में समाजवादी आंदोलन के हाशिए पर पड़े कुछ लोग लोहिया की धारा में शामिल हुए, जिनको लोहिया ने शिव जी की बारात भी कहा। मुख्य धारा के लोग उनसे अलग रहे। बिहार में लोहिया का साथ देने वाले पिछड़े वर्ग के लोग थे, कारण कि लोहिया ने अपनी जाति नीति का सघन प्रचार शुरू किया था और डॉक्टर अंबेडकर से मिलकर एक संयुक्त दल बनाने का प्रस्ताव रखा था। 8 साल बाद यह धारा व्यवस्थित हो सकी और बिहार में एक पूरा शूद्र कार्यकर्ता दल तैयार हो चुका था। कर्पूरी ठाकुर बिहार में दल के सबसे महत्वपूर्ण नेता बने। उसके बाद बिहार के सार्वजनिक जीवन में शूद्र प्रभाव बढ़ता ही गया। 1992 में लालू प्रसाद यादव इसके उत्तराधिकारी हुए। जाति नीति, जाति विनाश नीति प्लस आरक्षण नीति बिहार में लोकप्रिय हुई, लेकिन आर्थिक नीतियों का कोई प्रयोग नहीं हो पाया। वर्ग संगठन के मामले में लोहिया का झुकाव किसानों की ओर था, छोटे किसानों की, और अधिक राजनीतिक रूप से दृढ़ बनाना उनका एक लक्ष्य रहा। इसलिए अनार्थिक जोत का सवाल उन्होंने बार बार उठाया और 2 एकड़ तक के किसानों को कर के बोझ से मुक्त रखने के लिए, उनको मुफ्त सिंचाई मुहैया करने के लिए लोहिया का दल मांग करता रहा। उनके अनुयायियों ने कार्यक्रम को एक औपचारिकता के रूप में ग्रहण किया, जबकि इसका मकसद यह था कि किसान समूह का राजनीतिक प्रतिनिधित्व छोटा किसान करे। अब तक किसान आंदोलन के नाम से जितने आंदोलन होते रहे हैं, उनमें शीघ्र ही एक धनी किसान नेतृत्व हावी हो जाता है और आंदोलन की क्रांतिकारी संभावनाओं को नष्ट कर देता है। लोहिया द्वारा उठाए गए बिहार के शूद्र नेताओं ने पिछड़ों के उत्थान पर ही ध्यान केंद्रित किया, भूमि समस्या को कभी गंभीरता से नहीं लिया। कर्पूरी ठाकुर व्यक्तिगत रूप से भूमिहीनों और कमजोर किसान के प्रति सहानुभूतिशील थे, लेकिन कुल मिलाकर बिहार का समाजवादी नेतृत्व भूमि के सवाल पर उदासीन रहा। बिहार के पिछड़े नेतृत्व में धनी किसानों का एक तबका था जो अपने वर्ग स्वार्थ से ऊपर नहीं उठ सका। लोहिया अगर जीवित होते तो क्या करते यह मालूम नहीं, लेकिन लोहिया की अकाल मृत्यु 1967 में के बाद शूद्र नेतृत्व का झुकाव जातिवादी राजनीति के प्रति होता गया। उच्च तथा मध्य जातियों के लोग जातिवादी राजनीति को तीव्र करने लगे, प्रकट ढंग से करने लगे। जातिवादी राजनीति की वेदी पर भूमि समस्या बलि चढ़ी। प्रगतिशील दलों का नेतृत्व मुंह से भूमि के प्रश्न उठाता रहा, लेकिन कार्यतः उसको गौण बनाता रहा। समाजवादी नेतृत्व का एक हिस्सा तो हदबंदी कानून का भी विरोध करने लगा। इसी तरह आर्थिक क्षेत्र में मौलिक परिवर्तन की विरासत बिहार में कमजोर रही। विरासत की चर्चा में भूमि को केंद्रीय महत्व देने का तात्पर्य यह है कि अंग्रेजों के शासन ने जिस प्रकार साम्राज्यवादी आर्थिक नीतियों का प्रचलन भारत में किया था, उसके चलते देश के कुछ क्षेत्रों में शहरीकरण और औद्योगिकीकरण बढ़ा और बाकी क्षेत्रों में पिछड़ापन व्याप्त हुआ। इन पिछड़े क्षेत्रों में जब भी आर्थिक विकास की गंभीर योजना बनेगी, उसमें कृषि अर्थनीति को तथा किसानों की आर्थिक सामाजिक स्थिति को सुधारने का कार्य केंद्रीय महत्व का होगा। बिहार में शूद्र, दलित और महिलाओं की स्थिति को तभी सार्थक ढंग से सुधारा जा सकता है जब आर्थिक नीतियां भी प्रगतिशील हों। बिहार में सामाजिक न्याय के उभार से सामाजिक समानता का लक्ष्य पूरा नहीं हो सका, क्योंकि आर्थिक नीतियों में कोई बदलाव नहीं हुआ। शूद्र उत्थान एकांगी होकर जातिवादी दलदल में बिखर रहा है। जातियों में नए समीकरण के चलते कुछ जातियों में मध्यम वर्ग पैदा हो जाएगा जो पहले नहीं था। कुछ जातियों का एक विशिष्ट वर्ग मलाईदार तबका भी हो जाएगा, लेकिन बिहार की आबादी को का आधे से बड़ा हिस्सा घोर सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन में ढकेल दिया जाएगा। देखिए, ये सन 2001 का उनका आकलन है और आज भी वो कितना प्रासंगिक है बिहार के समाज और बिहार की अर्थव्यवस्था के बारे में
और जो जातिग्रस्तता के बारे में उनके विचार थे। एक और अंश मैं सुनाता हूँ आपको। एक जगह वो लिखते हैं कि अर्थशास्त्र को आज अधिक प्रगतिशील ढंग से लिखना होगा, इसलिए कौटिल्य प्रासंगिक है। बिहार की राज्य व्यवस्था जिस तरह चरमरा रही है, उसमें चाणक्य चंद्रगुप्त को संयुक्त रूप से एक जोड़े के रूप में याद करना ज्यादा प्रासंगिक होगा। आज के संदर्भ में चंद्रगुप्त चाणक्य जोड़ी का मतलब होगा बुनियादी परिवर्तनों के लिए तेजस्वी शूद्रों और उदार मना द्विजों का संयुक्त नेतृत्व, इस मान्यता के साथ कि राज सत्ता में प्रथम स्थान पर शूद्र का अधिकार होगा। एक दुर्बल पतनशील राज्य को इन दोनों ने मिलकर दृढ़ता प्रदान की थी, भारतीय राष्ट्र के अभ्युदय का केंद्र बनाया था। उदार सामाजिक आर्थिक नीतियों के द्वारा एक मजबूत जनहितकारी शासन व्यवस्था के द्वारा चाणक्य भ्रष्टाचार रहित दृढ़ शासन व्यवस्था का, उदार सामाजिक नीति और विलक्षण बुद्धि का प्रतीक है। चंद्रगुप्त सन्यासी मन वाले योद्धा और शासक का प्रतीक है। ये जो रूपक है ये बहुत कमाल का है, और किशन जी जैसा कल्पनाशील विचारक ही यह रूपक गढ़ सकता था बिहार जैसे पिछड़े राज्य के उत्थान के संदर्भ में। इसके इस पुस्तक में उनका जो लेख है, उसका जो आखिरी अंश है, वह भी बहुत रोचक है और महत्वपूर्ण है। बिहार संकट से गुजर रहा है, लेकिन भारतीय राष्ट्र और मनुष्य जाति के लिए भी एक जीवन मरण का संकट गहरा रहा है। जल्द वह समय आएगा जब नवनिर्माण की बड़ी कोशिशें भी होंगी। बिहार को एक नया नेतृत्व चाहिए। अगले 20 साल में यह नया नेतृत्व पैदा हो सकता है। बिहार के लोग अपनी विरासत से उत्साहित होकर अगर अपना क्षेत्रीय इतिहास ठीक ढंग से याद करना शुरू करें और विरासत की पूजा आरती करके नहीं, उसकी आलोचनात्मक समीक्षा करके एक आत्मचेतना पैदा करें, तो बिहार, जो इस वक्त भारत के पतन का सबसे बदनाम केंद्र स्थल है, भारत के नवनिर्माण का भी प्रधान केंद्र हो सकता है। बिहार की प्रतिभा निर्माण में प्रकट नहीं होती है। बिहारी जनता का विशेष गुण है विद्रोह को विस्तार देना। बुद्ध महावीर के समय से हम देख सकते हैं कि बिहार एक अच्छी प्रचार भूमि है। औसत बिहारी व्यक्तित्व में ऐसी एक संवेदनशीलता विद्रोह के प्रति है कि जल्द आग लग सकती है। गांधी जी ने जन सत्याग्रह का पहला प्रयोग बिहार में सफलतापूर्वक चलाया। जेपी आंदोलन की निर्णायक शुरुआत गुजरात में न होकर बिहार में हुई। विद्रोह के किस पहलू, किस तत्व की तरफ बिहारी मन उद्वेलित होता है, यह समझना पड़ेगा। राजनीति में बिहारी जनता अक्सर गैर बिहारियों को चुन लेती है। भारत को बिहार से बनाने की परंपरा की स्मृति इसका कारण हो सकती है। ये बहुत महत्वपूर्ण कथन। बिहार की जनता के ऐसे कुछ रहस्यमय गुण हैं जो सही उत्प्रेरक के अभाव में अपराध और अराजकता की प्रवृत्तियों को गति दे रहे हैं। अनुकूल परिस्थितियां बनने पर किसी भी क्षण बिहार का यह मन एक अखिल भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन को खड़ा कर सकता है। परिस्थितियों का इंतजार करना सचेत बिहार वासियों के लिए दायित्वहीनता और मूर्खता माना जाएगा। परिस्थितियों का निर्माण करना उनके लिए ज्वलंत चुनौती है। इसमें इन्होंने नोट लिखा है, यह लेख वैचारिक निष्कर्ष नहीं है, विचार को आगे बढ़ाने के लिए कुछ टिप्पणियां हैं। तो ये बिहार की विरासत में किशन जी का लेख था, बड़ा महत्वपूर्ण है और बहुत कितना प्रासंगिक है आपको इसका भान हुआ होगा। इसमें मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि बिहार में जरूर इसको परिवर्तन की प्रयोगशील भूमि और आंदोलनों उभारों का केंद्र स्थल और तमाम तरह की संज्ञाओं से, विशेषणों से अभिहित किया गया। लेकिन हम एक बात भूल जाते हैं कि बिहार की ऐतिहासिक भूमिका एक रही है जो सभ्यता के 3 स्तंभ हैं महत्वपूर्ण, जो धर्म और राज व्यवस्था और शिक्षा।
इसमें बिहार का अप्रतिम योगदान है। मैं हम मतलब इसको कह सकते हैं कि विश्व सभ्यता के स्तर पे भी देखें तो यहाँ धर्मों का अभ्युदय हुआ, और जैन और बुद्ध धर्म तो यहीं पैदा हुए, और बाद में ये सिखों का भी एक प्रमुख केंद्र बना बिहार। और उसके पहले आप जानते हैं जो एक आजीवक संप्रदाय भी था, बहुत प्राचीन संप्रदाय, तो बिहार में ही फला बला। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना बिहार में हुई। बिहार की प्रतिभा निर्माण में प्रकट नहीं होती, ऐसी बात नहीं है। प्रतिभा, बहुत महान संस्थाओं का निर्माण बिहार में हुआ, बिहारियों ने किया। आप इसका अंदाजा लगाइए कि चौथी पांचवी सदी में तो नालंदा और विक्रमशिला जैसी जो शिक्षा संस्थाएं थी वो बिहार में विकसित हो रही थी, और जिस समय उनका ध्वंस हुआ उस समय तक 800 साल तक वो अस्तित्व में रही थी। तो बिहार में जो निर्माण का पक्ष है, मेरा ख्याल है किशन जी उस ओर इशारा कर रहे हैं कि उसको उभारना, बिहार के को प्रगति के रास्ते पर, उन्नति के रास्ते पे लाने के लिए एक बड़ा संदर्भ बिंदु है कि हम कैसे अपनी विरासत को, निर्माण की विरासत को, सिर्फ प्रतिरोध और आंदोलन और विरोध को नहीं बल्कि निर्माण को भी कैसे हम अपनी सोच में और प्राथमिकता दे। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू उन्होंने रखा है। इस लेख में ही उन्होंने जो चर्चा की है शूद्र नेतृत्व की, मुझे याद है कि ये शायद 96 या 97 की बात होगी। उन्होंने मेरा ख्याल है समता पार्टी उस समय तक बन गई थी बिहार में, और एक विकल्प के रूप में कोशिश कर रही थी कि सामने आए। और किशन जी का एक व्याख्यान हुआ था, उसमें उन्होंने कहा था कि जो शूद्र नेतृत्व से उनको जो अपेक्षाएं थी, कि ऐसा लगता था कि अगर नेतृत्व, राजनीतिक नेतृत्व अगर शूद्रों के हाथ में चला जाए तो ये एक बड़ी बात होगी, परिवर्तन की दिशा में समाज को आगे ले जाने वाली बात होगी। उन्होंने कहा कि जो ये सबसे बड़ी जो दुर्घटना हुई है वो ये हुई है कि ये नेतृत्व जो बाहर निकल के आया, इसमें तमाम तरह के आंदोलनों की बड़ी भूमिका थी। और 70 के दशक में खासतौर पे जो जेपी आंदोलन हुआ, और जो समाजवादियों का भी जो आंदोलन था, साम्यवादियों का भी, उसमें जो एक पिछड़ा और दलित नेतृत्व विकसित हुआ बिहार में, तो इसकी एक बड़ी भूमिका थी। और इसने राजनीति में अपने लिए स्पेस अर्जित किया। वो किसी ने उसको दिया नहीं, उसने खुद अर्जित किया, और 77 के चुनाव में काफी अच्छी संख्या में उनकी वो निकल के आए चुनाव जीत के। बाद में बात की स्थिति आपको सबको मालूम है। तो उनको किशन जी का कहना था कि ये परिवर्तन की संभावनाएं शूद्र नेतृत्व के भ्रष्ट होने के कारण धूमिल हो गई। तो ये उनका एक कह सकते हैं कि आर्त स्वर में वो उनकी ताकीद थी कि जो अगर परिवर्तन सार्थक ढंग से होना है, और जो हमारे जो स्वराज आंदोलन के जो लक्ष्य थे उनको अगर प्राप्त करना है, स्वराज और को हर किसी नागरिक तक उपलब्ध कराना है, सच्चे स्वराज की स्थापना, स्वतंत्रता का जो अनुभव है वो सबको हो, तो इसके लिए उनको लगता था कि जो समाज का जो पिछला तबका है, पिछड़ा तबका है, जो जिसको शूद्र का तबका का पारंपरिक रूप से कहते रहे हैं, तो उसमें उनको भरोसा था कि वो शायद आए, उनको नेतृत्व मिले तो चीजें बदलेंगी। लेकिन वो उसी रंग में ढल गए जो पूर्ववर्ती जो सामाजिक शक्तियां थी, राजनीतिक शक्तियां थी। तो ये किशन जी की पीड़ा थी। और मुझे याद है इसमें जयप्रकाश जी के बारे में अक्सर इशारा करते हैं किशन जी। और दरअसल जो अर्पण जी ने अभी एक लेख का जिक्र किया, जेपी पर जो उनका लेख है,
बड़ा महत्वपूर्ण लेख है और वैचारिक दृष्टि से तो बहुत महत्वपूर्ण। तो दरअसल मुझे याद आता है कि वो सामयिक वार्ता के वो जयप्रकाश जी पर केंद्रित विशेषांक में पहले छपा था और बाद में वो जयप्रकाश जन्म शती पर हम लोगों ने इसको एक सोविनियर बल्कि किताब ही कहिए इसको, एक छपी थी सर्वोदय से संपूर्ण क्रांति, ये किताब 2002 में छपी थी। तो इसमें उस लेख को हम लोगों ने लिया था और जो परिवर्तन का जो गति शास्त्र है और इसमें नेतृत्व की जो भूमिका है, मेरा ख्याल है उसको लेकर जयप्रकाश जी को केंद्र में रखकर इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर उन्होंने चर्चा की है और उसको मेरा ख्याल है कि उसके कुछ अंश आपको मैं पढ़कर सुनाता हूँ। जयप्रकाश वैचारिक पुनर्गठन की भूमिका में, इस तरह से उन्होंने याद किया है जयप्रकाश जी को। गांधी, लोहिया या जयप्रकाश नारायण के प्रति जिन लोगों का लगाव है उनको मालूम होना चाहिए कि इस लगाव की एक विशेष प्रकार की गरिमा है। विजेता के साथ लगाव होना मामूली बात है। अगर उस व्यक्ति में थोड़ा सा भी गुण दिखाई देता है तो विद्वान और संत लोग भी उसको बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं और उसके पीछे चलने को तैयार हो जाते हैं। असफलता के साथ एक दूसरी तरह का लगाव होता है। कभी कभी उपन्यास या इतिहास पढ़ते पढ़ते हम अनायास कुछ लोगों के साथ जुड़ जाते हैं जो हार गए हैं या जीतने के बाद भी व्यर्थता का अनुभव कर रहे हैं। हम एकलव्य के साथ जुड़ जाते हैं। युधिष्ठिर की जीत के साथ हमारा लगाव एक बहुत साधारण किस्म का होता है, लेकिन जीत कर भी जब उसको व्यर्थता का एहसास होता है तब एक खास किस्म का लगाव उसके प्रति बनता है। विजेता के साथ जो लगाव होता है वह हमें दास बनाता है। उसकी गलत बातों पर भी प्रशंसा या चुप्पी का रुख अपनाना पड़ता है। असफल व्यक्ति के साथ दासता का रिश्ता नहीं बन पाता है। उसकी कमियों को हम सुधारने की चेष्टा करते हैं। वह जो नहीं कर सका उनको करने का दायित्व हम लेते हैं और इस दायित्व को लेने के साथ हम उन्मुक्त हो जाते हैं। जो लोग गांधी, लोहिया या जयप्रकाश को अपना पूर्व पुरुष मानते हैं वे शिष्य भले हों, अनुगामी नहीं कहलाएंगे। ये देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात किशन जी ने कही है यहाँ। शिष्य और अनुगामी का साफ साफ इन्होंने फर्क बताया है। शिष्य सिर्फ अनुगमन करता है और जो अनुगामी सच में होता है वह अपने पूर्व पुरुष के विचारों का विस्तार करता है, उस परंपरा को आगे बढ़ाता है। हम इतिहास के असफल निर्माताओं के शिष्य भले हैं, इसलिए अनुगामी नहीं है, अग्रगामी हो सकते हैं। जयप्रकाश नारायण में आंदोलनों को व्यापक बनाने और नया मोड़ देने की नाटकीय रुचि और क्षमता थी। अपने जमाने के 3 महान आंदोलनों को जेपी ने अपने हाथ में लिया और हर बार उस आंदोलन को एक नया आयाम दिया। हर एक में कुछ तात्कालिक सफलता मिली, जब भी लेकिन उसका अगला चरण बनाने की कोशिश उन्होंने की, उसमें विफलता हाथ लगी। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन जितना गांधी जी का था उतना जयप्रकाश का भी हो गया। पहले दिन 8 अगस्त के नेता गांधी थे। दूसरे दिन से अगर इसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण अपने कंधे पर नहीं लेते तो इस आंदोलन का क्रांतिकारी आयाम नहीं बन पाता। वह एक राष्ट्रीय आंदोलन था। उसी को एक समाजवादी क्रांति का मोड़ देने के लिए उन्होंने जो कोशिश 1952 तक चलाई, वैचारिक अधूरेपन के कारण वह कुछ दूर चलकर लड़खड़ाने और बिखरने लगी। 1952 में जयप्रकाश ने विनोबा के भूदान आंदोलन को अपने हाथ लेना शुरू किया और उसको देशव्यापी बनाया। इसी के दूसरे चरण के रूप में एक नई राज्य व्यवस्था, लोक स्वराज्य निर्माण का आंदोलन शुरू करना चाहा। यह सफल नहीं हुआ, उसकी गति बनी नहीं। सफल करने के लिए क्रांतिकारी राजनीतिक दृष्टि और रचनात्मक कार्य की दोहरी क्षमता वाले कार्यकर्ताओं का एक संगठन जरूरी था। विनोबा के लोगों में रचनात्मक कार्यक्रम की एकांगी क्षमता थी। जेपी का अपना बनाया हुआ कोई संगठन नहीं था। सिर्फ
रचनात्मक कार्यकर्ताओं के बल पर कुछ करने के लिए सरकार के सहयोग पर निर्भरशील होना पड़ा। फलस्वरूप आंदोलन का तेवर ही खत्म हो गया। 1971 के आसपास जेपी को तीव्र एहसास हुआ कि जिस सरकार के सहयोग पर भरोसा कर लोक स्वराज्य निर्माण का आंदोलन वे चला रहे थे, वही सरकार लोक स्वराज्य के अनुकूल होना तो दूर, संवैधानिक लोकतंत्र को भी खत्म करने पर तुली हुई है। तब लोक स्वराज्य निर्माण को रोककर लोकतंत्र की हत्या के विरुद्ध आंदोलन करने के लिए जेपी उतावले हुए। इसके लिए उनके पास संगठन रूपी औजार नहीं था। एक मामूली किस्म के छात्र आंदोलन को उन्होंने अपने हाथ में लिया और एक प्रकांड लोकतंत्र बचाओ जन आंदोलन में परिणत किया। छात्रों को विद्यालयों विश्वविद्यालयों से निकालकर जनता के बीच भेजा। जब यह आंदोलन जमने लगा तो उस क्रांतिकारी परिवर्तन का एक नया मोड़ देने की उन्होंने घोषणा की। आंदोलन का नामकरण भी संपूर्ण क्रांति आंदोलन हो गया। लेकिन यहाँ भी उनका अपना बनाया हुआ कोई संगठन नहीं था। छात्र यूनियनों और राजनीतिक दलों से उधार लिए गए संगठनों की तैयारी इस नए मोड़ के लिए कतई नहीं थी। आदमी कई बार आंदोलन कर सकता है, लेकिन बार बार नया संगठन नहीं बना सकता है। गांधी जी भी 1934 के बाद कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद कोई नया संगठन नहीं बना सके, हालांकि उसकी जरूरत महसूस करते रहे। जेपी ने 1934 से 1952 तक एक संगठन सोशलिस्ट पार्टी बनाया। आचार्य नरेंद्र देव, जेपी, अशोक मेहता, मीनू मसानी और डॉक्टर लोहिया जैसे लोगों ने मिलकर यह पार्टी बनाई। जेपी 1952 तक इसके मुख्य प्रवक्ता रहे। 1950 तक पार्टी के सर्वोच्च पदाधिकारी भी रहे, परंतु 52 में आकर उन्हें एकाएक लगा कि यह संगठन अधूरे विचार और गलत प्रवृत्तियों के आधार पर बनाया गया है, यह क्रांति का वाहक नहीं हो पाएगा। यहाँ पर एक टिप्पणी आवश्यक है। जो लोग 1952 के पहले सोशलिस्ट पार्टी में आ चुके थे और जयप्रकाश को अपना नेता और मार्गदर्शक मान चुके थे, उनके लिए जेपी का दल छोड़ना एक पलायन था। उन दिनों की समाजवादियों की यह शिकायत स्वाभाविक थी कि जेपी कार्यकर्ताओं को विश्वास में नहीं ले रहे हैं। अगर समाजवादी दल के विचारों और कार्य पद्धति में परिवर्तन जरूरी था, तो सामूहिक आलोचना के माध्यम से यह हो सकता था। ऐसे मौके पर पार्टी टूटती भी, लेकिन टूट तो हर हालत में होती और कई बार हुई। फायदा यह हुआ होता कि जेपी के पास एक ऐसा संगठन होता जो आंदोलनों को मोड़ देने के लिए औजार बनता। हमने देखा कि भूदान आंदोलन को राज्य व्यवस्था की पुनर्निर्माण के आंदोलन की ओर ले जाने के लिए उनके पास कोई संगठन नहीं था। उनको कहना पड़ा, इस आदर्श को क्रियान्वित करना अति विशाल कार्य है। इसकी क्रियान्विति के लिए अनेक वर्षों तक हजारों, शायद लाखों स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होगी। धर्म प्रचार और क्रांतिकारी आंदोलनों का यह एक नियम है कि विचार देने वाले को ही आदर्श प्रचार के साथ साथ कार्यकर्ताओं का संगठन तैयार करना होता है। बाद में 1975 में भी दोबारा यह संकट आया, अपना संगठन न होने का संकट। उन्होंने सफलतापूर्वक आंदोलन चलाया, छात्र संघों और राजनीतिक पार्टियों के संगठन के बल पर। इन संगठनों को सिर्फ एक आंदोलन की जरूरत थी, लोकतंत्र बचाओ, इंदिरा गांधी हटाओ आंदोलन की। जब जेपी ने चाहा कि इसका चरण संपूर्ण क्रांति आंदोलन हो, इन संगठनों को दूसरे चरण की जरूरत ही क्या थी? इसलिए जयप्रकाश नारायण को बाद के दो महान आंदोलनों में जो विफलता मिली, उसका मुख्य कारण संगठन विहीनता था। संगठन का मतलब आदर्श के अनुरूप बनाया हुआ अपना संगठन, जिसको एक आंदोलन के बाद दूसरे उच्चतर आंदोलन के लिए निर्देशित किया जा सकता है। हो सकता है कि 1952 में जेपी को लगा हो कि सोशलिस्ट पार्टी जिस ढंग से बन चुकी है, उसको नए विचारों में ढाला नहीं जा सकता है। 1934 में जयप्रकाश का आग्रह था कि सोशलिस्ट पार्टी एक संपूर्ण मार्क्सवादी दल होगा। उन दिनों जेपी सिर्फ मार्क्सवादी नहीं थे, लेनिनवादी भी थे। स्टालिनवाद से ही उनका विरोध था। स्टालिनवाद मार्क्सवाद का, यहाँ तक कि लेनिनवाद से एक और विकृति के रूप में देखा गया। 1950 तक जेपी अपने को संपूर्ण मार्क्सवादी मानते रहे। गांधी जी के प्रति श्रद्धा और सम्मान के बावजूद, उनको राष्ट्रीय आंदोलन के महान नेता के रूप में स्वीकारने के बावजूद, गांधी जी की सारी मौलिक नीतियों की उन्होंने अत्यंत तीखी आलोचना की। अहिंसा की,
ग्रामोद्योग की और ट्रस्टीशिप के सिद्धांत की। आजादी के बाद सोशलिस्ट पार्टी का तेवर काफी बदल गया। पहले संगठन का ढांचा लेनिनवादी था। 1950 में ब्रिटेन के श्रमिक दल के ढांचे पर इसको पुनर्गठित किया गया। श्रमिक दल लेनिनवादी नहीं था, फेबियन समाजवादी था। यह दल संसदीय लोकतांत्रिक तरीके से समाजवाद लाने में विश्वास करता था। इस प्रकार के समाजवादी दल यूरोप के कई देशों में अभी तक हैं। मार्क्सवाद का बर्नस्टीन ने जिस प्रकार भाष्य किया था, उसी भाष्य के मुताबिक इन समाजवादी दलों की भी उत्पत्ति मार्क्सवाद से ही हुई। अतः जेपी मार्क्सवादी बने रहे। लेकिन पहले स्टालिनवाद और बाद में लेनिनवाद को छोड़ने का परिणाम उनके मस्तिष्क की गहराई में इकट्ठा हो रहा था। लेकिन 1950 तक उन्होंने कहीं भी लिपिबद्ध नहीं किया कि उनका मार्क्सवाद कमजोर हो रहा है। 1950 में उन्होंने पहली बार सर्वोदय कार्यकर्ताओं के सम्मेलन के बारे में और उसके द्वारा पारित गांधीवादी कार्यक्रम के बारे में एक नरम और सकारात्मक रुख अपनाया। उन्होंने समाजवादियों को सलाह दी कि इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का अध्ययन करें और इस पर सोचें कि कांग्रेस दल के बाहर रहकर जो लोग इन कार्यक्रमों को चलाना चाहते हैं, उनसे हमारा सहयोग हो सकता है। 1952 के आम चुनाव में सोशलिस्ट पार्टी की अप्रत्याशित किस्म की पराजय हुई। ये समाजवादी आंदोलन के इतिहास से जुड़ा हुआ काफी महत्वपूर्ण प्रसंग है और मैं जरूरी समझ रहा हूं कि इसको आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। जयप्रकाश नारायण के दिमाग के अंदर जो मार्क्सवाद कमजोर होता जा रहा था, उसकी सही स्थिति के बारे में जेपी खुद इस पराजय के माहौल में तीव्रता के साथ सचेत हुए। 52 का जो पराजय था, जब वे सचेत हुए, उनका विचार बदल चुका था। मार्क्सवाद का एक जरूरी स्तंभ भौतिकवादी दर्शन है। भौतिकवादी दर्शन को उन्होंने छोड़ने की घोषणा कर दी। सच्चाई की प्रेरणा का स्रोत भौतिक दर्शन नहीं हो सकता है। समाजवाद, सर्वोदय और लोकतंत्र पुस्तक में भौतिकवाद और मनुष्य की अच्छाई नाम से यह लेख प्रकाशित। मार्क्सवाद के ऐतिहासिक, आर्थिक और नैतिक सिद्धांतों को चुनौती देने वाले अनेक विचारक हुए, लेकिन जयप्रकाश नारायण की यह आलोचना एक नए और मौलिक किस्म की थी। विडंबना यह है कि इस पर कोई सार्थक बहस अभी तक नहीं हुई है, न मार्क्सवादी खेमे में, न गांधीवादी खेमे में। समाजवादी खेमे में इसकी थोड़ी बहुत बहस हुई थी। जेपी की घोषणा के कुछ माह बाद सोशलिस्ट पार्टी का पंचमढ़ी सम्मेलन हुआ। डॉक्टर लोहिया ने इस सम्मेलन में साध्य और साधन संबंधी एक मौलिक विचार प्रस्तुत किया। 1953 के प्रथम एशियाई समाजवादी सम्मेलन रंगून में दिए गए अपने भाषण में जेपी ने इसका उल्लेख इस तरह से किया है। मेरे मित्र डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के एक अत्यंत प्रतिभापूर्ण प्रबंध के अनुसार हमें अपने आंदोलन में वह कसौटी लागू करनी चाहिए जिसको वे तात्कालिकता की कसौटी कहते हैं। यानी हमें पहले यह देखना होगा कि हम तत्काल जो कुछ कर रहे हैं वह जो हम अंतिम स्थिति में करना चाहते हैं उसके अनुकूल है या नहीं। यदि हमारा वर्तमान कार्य हमारे सामने के आदर्शों के अनुरूप है, तो यह शंका करने का कोई कारण नहीं है कि हम अपने आप को अंततः कहाँ पहुंचाएंगे। दूसरी ओर हम ऐसे कार्य करते हैं जो उन आदर्शों, उन मूल्यों का ही खंडन करते हैं जिन पर नया समाज अंततः खड़ा होने वाला है। यदि हमारे वर्तमान मूल्य के विपरीत पड़ते हैं, तो यह मान लेने का कोई युक्त संगत आधार नहीं है कि किसी द्वंद्वात्मक विधि के सहारे हम अंततोगत्वा उस लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। इतिहास की यह एक विचित्र विडंबना है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण दोनों ने 1952 में एक ही समय में समाजवाद का नया आधार ढूंढना शुरू किया। 1934 से तब तक सोशलिस्ट पार्टी का संपूर्ण वैचारिक आधार पश्चिम से आयातित था। लेनिनवाद और बाद में फेबियन समाजवाद दोनों यूरोपीय सिद्धांत थे। भारत की अपनी परिस्थिति और ऐतिहासिक संदर्भ में इन दर्शनों और सिद्धांतों के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता को भारत के प्रगतिशील खेमों ने तब तक स्वीकारा नहीं था।
1952 में लोहिया और जेपी दोनों ने नए सिद्धांतों को बनाना शुरू किया। लोहिया का चौखंबा राज और जेपी का लोक स्वराज्य, लोहिया की सप्त क्रांति और जेपी की संपूर्ण क्रांति, नैतिक साधन और तात्कालिकता की कसौटी, ये सारी बातें शब्दों के हेर फेर को छोड़कर एक जैसी हैं। विडंबना यह है कि दोनों उसी समय एक दूसरे से अलग हो गए। ये सबसे बड़ी दुर्घटना भारत में समाजवादी आंदोलन। उसका एक बड़ा कारण दल विहीन राजनीति का सिद्धांत था। मुझे लगता है कि इस एक बिंदु को छोड़कर बाकी सारी चीजों पर जेपी और लोहिया का विचार एक ही दिशा में चलता रहा। लोहिया दल को मजबूत करना चाहते थे, सोशलिस्ट पार्टी को सत्ता प्राप्ति तक ले जाना चाहते थे। जेपी सत्ता की राजनीति से अलग हो गए। सत्ता की राजनीति से अलग होने के कारण जेपी का संबंध कांग्रेस के साथ बिगड़ा नहीं। दूसरी ओर लोहिया का विरोध कांग्रेस के प्रति और नेहरू के प्रति अधिक तीखा हो गया। इसी वजह से 1952 में लोहिया की मृत्यु 1967 तक दोनों का दुराव कभी कम नहीं हुआ। 1971 के बाद जेपी का विरोध इंदिरा गांधी की सरकार के प्रति बनने लगा और 1973-74 में इसने टकराव का रूप ले लिया। तब से समाजवादियों की नजर में जेपी लोहिया का सारा दुराव खत्म हो गया। कुछ बातों में लोहिया अधिक स्पष्ट हैं, कुछ बातों में जेपी अधिक गहराई तक जाते हैं। यहाँ जेपी की बात हो रही है तो संसदीय राजनीति के बारे में जेपी अधिक गहराई तक जाते हैं। संसदीय राजनीति के प्रति लोहिया का कुछ मोह था। कांग्रेस की पूंजीवादी और तानाशाही प्रवृत्तियों के विरुद्ध जनमत बनाने के लिए लोहिया इसको उपयोगी मानते थे, लेकिन जिस अनुपात में उन्होंने संसदीय राजनीति में रुचि बढ़ाई उस अनुपात में रचनात्मक कार्य की धारा से हटते गए। जेपी ने संसदीय राजनीति और दलीय लोकतंत्र की कमियों के बारे में ज्यादा स्पष्ट निर्णय दिया है। जयप्रकाश नारायण का वैचारिक अधूरापन एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना है। इसको हम लोग अक्सर उद्धृत करते हैं, इनका जो कथन है जयप्रकाश जी के बारे में, किशन जी का। जयप्रकाश नारायण का वैचारिक अधूरापन एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना है। मानव समाज संबंधी वैचारिक विकास के एक संक्रमणकालीन युग का प्रतीक है यह अधूरापन। कार्ल मार्क्स के विचार और लेनिन के नेतृत्व में हुई रूसी क्रांति ने इतिहास निर्माण संबंधी एक नई चेतना और आत्मविश्वास मनुष्य को दिया है। एक वर्ग विहीन, शोषण विहीन समाज मानव सभ्यता का संभव लक्ष्य है और इतिहास की सही समझदारी के साथ जनता के अंदर उपयुक्त औजारों के निर्माण से आंदोलनों के द्वारा यह लक्ष्य मानव को हासिल हो जाएगा। यह विश्वास मार्क्स और लेनिन ने स्थापित किया है। गांधी जी के ऊपर भी इसका प्रभाव था। जयप्रकाश नारायण कभी इस विश्वास से हटे नहीं। इस प्रकार का दृष्टिकोण अगर मार्क्सवाद का निचोड़ है तो यह कहा जा सकता है कि जयप्रकाश नारायण अंत तक मार्क्सवादी रहे। उन्होंने अपने लेखों या भाषण में कम्युनिस्ट आंदोलनों की तीखी आलोचना करते समय मार्क्स और लेनिन की निंदा करने से हमेशा परहेज रखा। शायद इसी वजह से समाज निर्माण का मार्क्सवादी लक्ष्य और मार्क्सवादी बौद्धिक ढांचा हमेशा उनमें बना रहा। 1959 में जब वे पूर्ण रूप से सर्वोदय खेमे में आ चुके थे, तब का यह उद्धरण है, ये जयप्रकाश जी का। यह विश्वास कि उत्पादन, वितरण और विनिमय के साधनों पर राज्य का स्वामित्व हो जाए और उसमें नियोजन जोड़ दिया जाए तो समाजवाद हो जाएगा, मिथ्या सिद्ध हुआ। इस विश्वास ने आत्यंतिक रूप लेकर स्टालिनवाद को जन्म दिया, परंतु पुराने विश्वास का स्थान लेने के लिए नए विश्वास का निर्माण नहीं हुआ है। इसके लिए समाजवादियों को मार्क्स पूर्व समाजवादियों, आदर्शवादियों, दार्शनिक अराज्यवादियों के पास जाना होगा। उन्हें टॉल्स्टॉय, रस्किन और मॉरिस के पास और मार्क्सोत्तर काल के सामाजिक आदर्शवादियों गांधी और विनोबा के पास जाना होगा। फ्रांस के कार्य समुदायों से समाजवादियों को बहुत कुछ सीखना है और इसी प्रकार इजराइल के किबुत्सों से। नए भारत के ग्राम दान
ग्रामदानी गांवों से भी उन्हें बहुत कुछ सीखना है। मार्क्स में अब भी जो महत्व का है और विज्ञान की जो सर्वोत्तम देन हो सकती है, वह भी समाजवादियों को प्राप्त करनी चाहिए। इस काम के लिए नैतिक और बौद्धिक समन्वयीकरण की विशाल क्षमता आवश्यक होगी, परंतु यदि समाजवाद को अपनी पुरातन प्रेरणा और आदर्शवाद को पुनः प्राप्त करना है, तो यह समन्वयीकरण का काम उठाना ही होगा। जैसा कि लेनिन ने बताया है, मार्क्स ने जर्मन दर्शन, फ्रेंच समाजवाद तब तथा प्रतिष्ठित ब्रिटिश अर्थशास्त्र को समन्वित कर अपनी शानदार और श्रेष्ठ विचारधारा का निर्माण किया था। ऐसे एक सृजनात्मक समन्वय का कार्य नए सिरे से करने के लिए एक नैतिक और बौद्धिक प्रतिभा का उदय होना आवश्यक है, जिससे समाजवाद अतीत का विगतवाद बनने के बजाय भविष्य का एक विश्वास बन सके। यह जेपी का कथन है, जिसको किशन जी ने उद्धृत किया है समाजवाद, सर्वोदय और लोकतंत्र से। जेपी ने बार बार कहा कि समाजवाद के अंतिम लक्ष्य को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा, बल्कि उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के क्रम में मार्क्सवाद के दूसरे प्रतिपादनों की कमियां उजागर हुई। जेपी ने सूक्ष्म अर्थ में राजनीति को भी कभी नहीं छोड़ा। 1957 में जो भूदान, ग्रामदान, संपत्ति दान का सघन समय था, उन्होंने कहा था, राजनीति की कुरूपता ने मुझे उससे विमुख नहीं किया, बल्कि सर्वोदय की नई राजनीति के आकर्षण ने मुझे खींच लिया। ये जयप्रकाश जी का कथन। लोकनीति की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए भी उन्होंने कहा था कि लोकनीति और राजनीति के बीच एक आपसी संबंध रहेगा। आखिरकार दल विहीन लोकतंत्र का मतलब भी यही है कि राजनीति रहेगी, लेकिन उसको दलीय ढांचे से मुक्त करना होगा। दल विहीन लोकतंत्र, ये इसका अंतिम अंश है इस लेख का। शायद गांधी ही स्तंभ हैं जिसके सहारे जेपी और लोहिया मोह भंग के बाद भी डटे रहे। क्रांति का लक्ष्य बना रहा, लेकिन क्रांति के प्रतिपादनों में आमूल परिवर्तन की जरूरत थी। जिस देश में गांधी ने काम किया था, उस देश में विचारों का नवीकरण संभव हुआ। मोह भंग के बाद के 25 सालों की साधना से क्रांतिकारी विचारों का काफी पुनर्निर्माण हुआ है। यह अपने आप आग्रह की बात है कि हम इसको मार्क्सवाद का नवीकरण कहें या मार्क्सवाद का विकल्प कहें। यूरोप में जो लोग नव मार्क्सवादी कहलाते हैं, उन्होंने भी बहुत सारे मार्क्सवादी प्रतिपादनों को बदल देने का काम किया है। इसलिए अगर कोई कहे कि जयप्रकाश नव मार्क्सवादी थे, न्यू मार्क्सिस्ट थे, बहुत अप्रासंगिक नहीं होगा। लेकिन जरूरत क्या है? नव गांधीवादी कहने की भी जरूरत क्या है? आस्था की बात यह है कि राजनीति और राज्य व्यवस्था को क्रांतिकारी ढंग से परिवर्तित करने के लिए एक नई विचारधारा करीब करीब खड़ी हो गई है। इसकी अवधारणाएं, कार्य पद्धति बड़ी मात्रा में, परिमाण में तैयार हो चुकी है। अगर स्पष्ट नहीं दिखाई देता है या अधूरा लगता है, तो समन्वय का अभाव है। यह शब्द जेपी का है। जेपी ने 1959 के उपरोक्त उद्धरण में यह नहीं कहा है कि नए विचार की जरूरत है, सृजनात्मक समन्वय की जरूरत है। कुछ नैतिक और बौद्धिक प्रतिभा वाले इस विशाल कार्य को संपन्न करेंगे। नैतिक शब्द का तात्पर्य यह है कि यह कार्य केवल बौद्धिकता से होता नहीं है। आदर्शों को, राजनैतिक आचरण और कार्यक्रमों को पद्धति में परिणत करना एक व्यावहारिक कार्य है। समन्वय शब्द का तात्पर्य यह है कि अवधारणाएं पनप चुकी हैं, विचार निर्माण का बहुत सारा काम हो चुका है, इनको शास्त्रबद्ध करना बाकी है, इनको राजनीतिक विश्वसनीयता प्रदान करना बाकी है। सृजनात्मक समन्वय का यही मतलब है। दुनिया में कम्युनिस्ट आंदोलन का वैचारिक प्रभाव खत्म होने के साथ साथ एक नई वैकल्पिक विचारधारा अर्ध निर्मित अवस्था में दहलीज पर खड़ी है। यह जयप्रकाश जी के निधन के बाद किशन जी ने यह लेख लिखा था, जयप्रकाश वैचारिक पुनर्गठन की भूमिका में। तो समाजवाद के विचार को यहाँ आप इसका एक
संकेत देख सकते हैं कि जेपी के निधन के बाद उनके विचार को और जो समाजवादी आंदोलन के दौरान उसके अनुभव से जो उपजे हैं, यहाँ हमारी अपनी धरती पर जो विचार उपजे, जिनका विकास हुआ, कैसे किशन जी उसको एक वैकल्पिक राजनीति की दिशा में उसको लेके जा रहे थे, जो बाद में उनके जीवन का अभिष्ट हो गया। तो यह उस दृष्टि से एक महत्वपूर्ण लेख था जो मैंने आपके सामने रखा। किशन जी की प्रथम पुण्यतिथि पर मैंने एक लेख लिखा था। मेरा जहाँ तक स्मृति है वो प्रभात खबर में वह लेख छपा था, उसने एक अंक निकाला था किशन जी पर, उसी में यह लेख छपा था। मैंने, ये बहुत बड़ा लेख नहीं है, लेकिन किशन जी को हम लोग किस तरह से देखते थे, खासतौर से मेरा जो उनको लेकर अनुभव था, ये एक कुछ मार्मिकता के साथ आपके सामने प्रकट होगा। ये मैंने रखा था, विकल्प की तलाश जारी रखनी होगी। इकहरा बदन, औसत कद, साधारण पहनावा, आम तौर पर खादी का कुर्ता पैजामा और धोती भी आम होने का आभास देता, यह एक बहुत खास व्यक्तित्व। पहली नजर में संभव है किसी समूह में आप उनका नोटिस नहीं ले पाए, बशर्ते आपकी उनसे नजरें न मिली हों, उन गहरी स्थिर आंखों का साक्षात न हुआ हो। बातचीत में भी वे उतने ही सरल और विनम्र प्रतीत होंगे। आप उस खास को आम समझने लग सकते हैं, लेकिन जब आप उनसे विदा लेकर अपने गंतव्य का रुख करेंगे तो अनुभव होगा कि आप कितने भरे भरे लग रहे हैं। उनकी पानीदार आंखें, विचार तरंगों में डूबती उतराती उनकी खनकदार वाणी का ओज, हाव भाव में एक ठहराव, व्यवहार में सौम्यता, सचमुच एक विरल व्यक्तित्व। उनकी अनुपस्थिति का सूनापन कभी कभी आक्रांत करता है, निजी स्तर पर भी और सामाजिक राजनीतिक स्तर पर भी। किशन पटनायक एक नेता, चिंतक, विचारक ही नहीं, एक योद्धा व्यक्तित्व का नाम भी है, जो आजीवन विषमता और अन्याय के विरुद्ध व्यूह रचना में लगा रहा। किशन जी के व्यक्तित्व के कई पहलू हैं जो अलग अलग स्तरों पर प्रभावित करते हैं। उन्होंने अंततः अपने को एक राजनीतिक व्यक्ति ही माना है, क्योंकि राजनीति ही व्यवस्था बदलने का सबसे कारगर और सुलभ औजार है। लेकिन 1952 में सोशलिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता बनकर राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले किशन पटनायक की रुचि और प्रवृत्ति मूल प्रश्नों से दो चार होने की थी। इसलिए अध्ययन और लेखन को उन्होंने हमेशा अपने काम का जरूरी अंग माना। आगे चलकर उनकी गिनती देश के चोटी के बुद्धिजीवियों, चिंतकों में होने लगी, बल्कि सन 1974 के आंदोलन में शामिल होने के लिए वे पटना आए तो युवाओं का समूह उन्हें चिंतक ज्यादा और नेता कम समझता था। और कहना होगा कि उनके प्रति एक विशेष किस्म का क्रेज या झुकाव था। सच तो यह है कि किशन जी के साथ प्रतिभाशाली युवाओं का एक समूह हर समय, हर दौर में उनके साथ लगा रहा। उनमें एक खास बात यह थी कि वे युवाओं को कुछ नया सोचने और करने के लिए जैसे कभी-कभी प्रोवोक करते, उकसाते। प्रायः हर भाषण और वार्तालाप में वे श्रोता के सोच का दायरा बढ़ा देते थे। अपने अकाट्य तर्कों और विशिष्ट वक्तृता के बल पर वे ऐसा कर पाते थे। उन्होंने राजनीति के माध्यम से जीवन और जगत व्यवहार को जानने समझने की कोशिश की। समाजवाद उनके जीवन का लक्ष्य था, समता और नैतिकता पर आधारित मानव समाज। यह लक्ष्य उनके जीवन की सांध्य वेला में और भी दुष्कर और अलभ्य होता गया। 20वीं सदी में देखे गए स्वप्न फलित होने के पहले ही चकनाचूर हो गए। विकासशील देशों ने भी
पश्चिमी पूंजीवादी मूल्यों को अपनाना शुरू कर दिया। विद्रोहों से प्रेरित और अनुस्यूत देशीय चिंतन प्रणाली अवरुद्ध होती गई और भूमंडलीकरण का विश्व चिंतन उसका स्थान लेने लगा। समता, न्याय, समाजवाद असंभव लक्ष्य बनते गए। मनुष्य की श्रेष्ठता की कसौटी उसका शील गुण और सृजनशीलता नहीं, वरन आधुनिक तकनीक के उपयोग और उपभोग की क्षमता बन गई। समाज में बाजार नहीं रहा, बाजार में समाज समाता गया, यानी ठीक उल्टी दिशा में मानव समाज का प्रस्थान। स्वयं किशन जी की आशंका व्यक्त करते हैं, विकास और जीवन स्तर में बढ़ोतरी की दर बनाए रखने के लिए करोड़ों करोड़ों लोगों का बलिदान करना होगा। बहुत सारी स्थानीय आबादियों का सफाया करना पड़ सकता है, जिस तरह उत्तरी अमेरिका में एक बार हुआ था। उससे छोटे पैमाने पर सोवियत रूस में भी एक बार हुआ था, जर्मनी में भी एक बार हुआ था। यानी यूरोपीय लोग इस तरह की कार्रवाइयों से अपरिचित नहीं हैं। महाहत्याओं और नरसंहार की बजाय आर्थिक योजनाएं ही ऐसी बनाई जाएंगी कि सफाया अपने आप होने लगेगा। कोई प्रतिकार न होने पर लगातार भुखमरी, महामारी या प्यास से झुंड के झुंड लोग तड़प कर स्पष्ट लेकिन धीमी गति या मात्रा परिमाण में मरने लगेंगे। तब 21वीं सदी में इसको दैवी विनाश या विकास की कीमत कहकर चर्चा से ओझल कर दिया जाएगा। यह तो विश्व परिदृश्य है, लेकिन देश के अंदर भी जो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक परिदृश्य बनता गया, वह कम विचलित करने वाला नहीं था। 90 के दशक में एक ओर आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई, तो दूसरी ओर सांप्रदायिकता एक गंभीर चुनौती के रूप में आ खड़ी हुई। किशन पटनायक ने आरक्षण आंदोलन को इसकी काट या जवाब के रूप में देखा, लेकिन सत्ता शीर्ष पर पहुंचे शूद्र नेतृत्व ने इन्हें बहुत निराश किया, जैसा कि मैंने कहा था अभी। मंडल आंदोलन ने उत्तर भारत की राजनीति तो बदल डाली, लेकिन ऐसा नेतृत्व खड़ा न कर सका जो पिछड़ों दलितों की चेतना को सिर्फ सत्ता प्राप्ति का माध्यम भर न बनाकर एक बड़े सामाजिक आर्थिक बदलाव का औजार बनाता। उल्टे भ्रष्टाचार और अपराध ने शूद्र राजनीति की रही सही संभावनाओं को भी धूमिल बना डाला। इन आंतरिक परिस्थितियों ने वैश्विक स्तर पर जारी अमेरिका और पश्चिम परस्त नीतियों को ही प्रकारांतर से पुष्ट किया। गुजरात के तांडव ने तो जैसे यह साबित कर दिया कि लोकतंत्रीय व्यवस्था में भी खास मानव समूह या समुदाय को शिकार बनाया जा सकता है और बहुमत के शासन के नाम पर राज्य व्यवस्था को भी इसमें परोक्ष रूप से शामिल किया जा सकता है। अगर किशन पटनायक 70 के दशक के बाद से ही वैकल्पिक राजनीति को खड़ा करने की कोशिश में लगे, तो दूसरी ओर वैकल्पिक सभ्यता के निर्माण के लिए एक विश्व दृष्टि का भी विकास करते रहे। पूंजी, आधुनिक तकनीक, बाजारवाद, पर्यावरण विनाश और खासकर भूमंडलीकरण की विपदा उनके चिंतन के केंद्र में रही। लेकिन उन्होंने सभ्यता के इस संकट को लेकर कभी हताशा व्यक्त नहीं की, बल्कि इसका सामना करने के लिए विचारों का संधान करते रहे। यही कारण है कि किशन जी उन गिने चुने विचारकों में हैं जिन्होंने वैश्विकीकरण की चुनौतियों का सिर्फ रोना नहीं रोया, बल्कि उसके विश्वसनीय, सार्थक और संभाव्य विकल्प का मार्ग तलाशते रहे। यहाँ उन्होंने गांधी जी की अंगुली पकड़ी और आधुनिकता की वर्तमान कसौटियों को ढता बताया। किशन जी संगठन के महत्व को समझते थे, इसलिए संगठन बनाने के काम से वे कभी विरत नहीं हुए। उनका चिंतन और उनका कर्म दोनों एक दूसरे को परिपूरित करते थे, परिपुष्ट करते थे। दोनों सन 74 आंदोलन के दौरान और उसके बाद भी परिवर्तनकामी जमात जेपी के बाद उनको अपना नेता मानने को तैयार थी, लेकिन वे स्वयं इसके लिए तैयार नहीं हुए। यूं देखें तो जेपी और किशन पटनायक में कुछ बातें समान थी, कुछ आधारभूत बातें। यथा दोनों ने सत्ता के लिए सिद्धांतों से कभी कोई समझौता नहीं किया। दोनों आजीवन मानव जीवन की बेहतरी के लिए विकल्पों की तलाश में लगे रहे।
दोनों समाजवादी धारा का प्रतिनिधित्व करते रहे। दोनों का नैतिकता के प्रति विशेष आग्रह है, लेकिन वहीं दोनों दूर दूर भी दिखाई देते हैं। जेपी विकल्पों की तलाश में क्रांति शोधक की भूमिका का निर्वाह करते हुए विचारधारा की परिधि को तोड़ते हैं, जबकि किशन पटनायक अंत तक समाजवादी बने रहते हैं। जेपी की राजनीति के केंद्र में पार्टी या दल नहीं, स्वयं लोक है, जबकि किशन जी संसदीय लोकतंत्र में पार्टी की महत्ता स्वीकार करते हैं। जेपी और किशन पटनायक के बीच कहीं लोहिया हैं, जो जाति वर्ण को बदलाव का माध्यम बनाना चाहते हैं। किशन पटनायक इसी आइडिया को आगे तक ले जाकर भारत शूद्रों का होगा का उद्घोष करते हैं। दूसरी ओर जेपी के अंदर का मार्क्सवादी जातीय चेतना की सीमा और भंगुरता के प्रति सशंकित रहता है और वर्ग संगठन के माध्यम से जातीय चेतना का शोधन करना चाहता है, जो जातीय चेतना का वर्गीय चेतना में रूपांतरण चाहता है, ताकि वंचित जातियों के बीच क्षैतिज विभाजन में क्रांति या बदलाव का लक्ष्य बिंदु ही न विलुप्त हो जाए। इसमें कोई शक नहीं कि 80 के दशक से किशन जी भारत में लोकतंत्र और समाजवाद के सबसे प्रखर और ओजस्वी प्रवक्ता व व्याख्याकार रहे। उन्होंने नई परिस्थितियों में समाजवादी सिद्धांतों के नवीकरण और शोधन का भरसक प्रयास किया और समाजवाद को अब भी एक मूल्य के रूप में बचाने में कामयाब रहे। इतने कठिन समय में यह उनकी महान उपलब्धि मानी जाएगी। उन्होंने आज की जटिल परिस्थितियों को समझने में पूर्व प्रचलित विचारधारा को असमर्थ बताने की हिम्मत दिखाई और नए शास्त्रों और विचारों के संधान का आग्रह रखा। दूसरी ओर जमीनी आंदोलनों से जुड़े कार्यकर्ताओं के बीच अपनी जीवंत और प्रेरणादायी उपस्थिति से नई पहलकदमियों की जमीन तैयार की। उनकी अनुपस्थिति में उनका संगठन समाजवादी जन परिषद ही नहीं, समाजवादी आंदोलन नेतृत्व के संकट से जूझ रहा है। किशन जी के योजन साथी इस चुनौती को अवश्य स्वीकारेंगे, क्योंकि आखिरकार दुनिया को विकल्पहीनता में नहीं छोड़ा जा सकता। यह मेरा लेख है जो इस पुस्तक में भी है, बिहार में आंदोलन, राजनीति और विकास। और इसमें मैंने किशन जी की प्रथम पुण्यतिथि पर अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की है। कुछ समय ज़्यादा हो रहा होगा, लेकिन बहुत थोड़ी बातें मैं और करना चाहता हूँ जो मुझे ज़रूरी मालूम पड़ती है, जो व्यावहारिक बातें हैं। 90 के दशक के बाद से जो भारत में जो संस्थाओं की दुनिया थी, जो बाद में इनको NGOs कहा जाने लगा, गैर सरकारी संगठन और तमाम संज्ञाएं हुई, तो उसमें फॉरेन फंडिंग का एक मामला उठा था और किशन जी संस्थाओं की फॉरेन फंडिंग के खिलाफ थे। विदेश से किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता लेना किसी सामाजिक या कम से कम परिवर्तनकामी संस्था के लिए उन्होंने बिल्कुल उसको वर्जित बताया था। एक जो और बात थी जो इस तरह के काम में जुड़े लोगों के लिए एक कह सकते हैं एक मार्ग निर्देशक एक कथन है। उनका कहना था कि जो वैकल्पिक राजनीति का रास्ता है, यह दरअसल बहुत लंबा रास्ता है और बहुत दूर तक सफर करना पड़ सकता है। तो वैकल्पिक राजनीति के लिए जो लोग काम करने वाले हैं, उनको संतोष जो है इस काम की प्रक्रिया से ही मिलने वाला है, इसके फल से मिलने वाला नहीं है। तो इसकी तैयारी रखनी पड़ेगी। ये बहुत ही व्यवहारिक सुझाव
कि किसी आपाधापी में ना पड़े, किसी शॉर्टकट में ना जाएं, और आपको एक लंबी प्रक्रिया का हिस्सा है, उस रूप में आपको अपने को समर्पित करना है इस काम में। एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात आज की तारीख में उनके योगदान के रूप में मुझे दिखाई देती है कि जो वैकल्पिक राजनीति का जो उनका खाका था, जो उनका फ्रेमवर्क था, उसको उन्होंने वास्तव में वैकल्पिक सभ्यता के संधान में उसका कैसे उपयोग किया जाए, इससे जोड़ा था। एक प्रकृति संवेदी सभ्यता, जहाँ उत्पादन, वितरण, विनिमय, उपभोग, इसकी जो संपूर्ण व्यवस्था है, उसमें मनुष्य और प्रकृति का साहचर्य हो, विरोध न हो, और जो न्यूनतम असमानता पर खड़ी हो। ये जो वैकल्पिक राजनीति इस वैकल्पिक सभ्यता के निर्माण में प्रयुक्त हो, ये किशन जी की जो पूरी विचारधारा है, उसको हम समेट कर जो जिन बहुत थोड़े सूत्रों को निकाल सकते हैं, तो उसमें से एक महत्वपूर्ण सूत्र मुझे ये दिखाई देता है। और ऐसी राजनीति में के जो वैचारिक पक्ष है, उसकी दिशा को स्पष्ट करना जरूरी होगा। वो आखिर किस दिशा में काम करने वाले हैं। तो इसके लिए खुद उनका एक कथन है कि यह राजनीति मानव समाज के भविष्य से संबंधित है। इसके वैचारिक विस्तार में मनुष्य जीवन के कुछ मौलिक सत्यों के संपर्क में आना पड़ेगा, लेकिन इस धारा का भविष्य अनिश्चित है या अत्यंत दीर्घकालीन है, यह स्वीकार इस धारा से जुड़े लोगों में होना चाहिए। यह जो है किशन जी ने बहुत स्पष्ट रूप से माना था और कहा था। तो किशन पटनायक भारत में जो समाजवादी विचार है, उसको आज जो हमारे सामने जो समकालीन जो विश्व है, आज की जो दुनिया है, उसमें समाजवाद को हम किस हद तक उसकी जो आधारभूत स्थापनाएं हैं, उनको हम किस सीमा तक, किस अंश तक उसमें हम अनुस्यूत कर सकते हैं, इसका एक रास्ता दिखाते हैं। और जो भूमंडलीकरण की जो प्रक्रिया है, इसमें मैंने शुरू में जो कहा, कई चीजें छूट रही हैं, जो मानवता के लिए जिनका महत्व है, और उनको वापस कैसे आज की जो व्यवस्था है, जो चालक शक्ति है, उसके साथ उसको कैसे जोड़ा जा सकता है। व्यवस्था को उत्तरोत्तर हम कैसे मानवीय मानवीय दिशा की ओर मोड़ सकते हैं, इसमें किशन जी हमको हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और ये समाजवाद का जो विचार है, वह पूरी तरह आज की परिस्थितियों में त्याज्य नहीं हो चुका है। इसकी तस्दीक भी किशन पटनायक अपने बहुत ही प्रबल तर्कों से इसकी तस्दीक करते हैं। और आगे हमारा जो भविष्य होने वाला है, उसमें हम कैसे सार्थक हस्तक्षेप कर सकते हैं, एक व्यक्ति के स्तर पर, एक समूह के स्तर पर, एक बड़े वैचारिक एक समुदाय के स्तर पर, इसका मार्गदर्शन हमें मिलता है किशन जी की रचनाओं से, उनके विचारों से, और उनकी चिंतन जो पद्धति है उससे। तो मैं अपने को मैं धन्य महसूस कर रहा हूँ कि मुझे किशन जी पर और उनके कृतित्व पर, उनके विचारों पर अपनी बात रखने का मौका मिला। और जन सुलभ पुस्तकालय का मैं इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप सभी जो साथी जुड़े रहे, उन सबको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।
जी, शुक्रिया शिवदयाल जी, जी इस बेहद उपयोगी बातचीत के लिए और यहाँ पर उपस्थित होने के लिए, समय निकालने के लिए। मित्रों, जी आज की यह परिचर्चा यहीं पर समाप्त होती है और आप सभी महसूस कर रहे होंगे कि किस तरह यहाँ पर किशन पटनायक जी से जुड़े कई पक्ष हमारे सामने आ सके। स्वयं उनके दो बेहद महत्वपूर्ण आलेख आज यहाँ पर रखे गए, एक बिहार पर और दूसरा जयप्रकाश जी पर, और कुछ एक संस्मरण शिवदयाल जी की ओर से हम लोग सुने। और जिस पुस्तक के लिए शिवदयाल जी ने उन्हें पत्र लिखा और वह आलेख प्राप्त हुआ, हमने किशन पटनायक जी को लिखे उस पत्र को भी पढ़ा, सुना, स्वयं लेखक की ओर से, शिवदयाल जी की ओर से। और कैसे किशन पटनायक जी की दृष्टि, उनकी सोच प्रभावित करती रही तमाम पीढ़ियों को, कई पीढ़ियों को, और आज भी उन्हें ढूंढ ढूंढ कर पढ़ने वालों की कमी नहीं है। उन सब पर भी चर्चा हुई और शिवदयाल जी ने अपने उस आलेख को भी हमारे साथ साझा किया, जो उन्होंने उनकी पहली पुण्यतिथि के अवसर पर लिखा था। एक बेहद महत्वपूर्ण आलेख जिसमें किशन पटनायक जी की शख्सियत आती है, उनकी सोच आती है और उसके बहाने तमाम तरह की उपयोगी बातचीत की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया शिवदयाल जी और जी, तमाम आपका भी मित्रों का बहुत बहुत जो इस धन्यवाद। कार्यक्रम को देख रहे हैं। शुभ रात्रि।